आपको क्यों लगता है कि सरकार जो है वो पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जनता से सच बोलेगी? मीडिया की बात रही तो मीडिया तो 4-4 बार पाकिस्तान को नक्शे से मिटा चुकी है। उरी के समय मिटा चुकी थी, जब एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब वो भी मिटा चुकी थी। अभी 2 दिन पहले ही जी न्यूज़ पूरा पाकिस्तान उड़ा चुका था अपने चैनल पर। तो मीडिया जो है वो अपना विज्ञापन स्लॉट बेचने के लिए आपको मूर्ख बनाती है। सरकार की भी यही नीति रहती है, सरकार की भी यही योजना रहती है। सोफिया कुरैशी के माध्यम से हिंदुओं के ऊपर एक ऐसा, मतलब मैं कहूँ एक थोपा जा रहा है, एक विचार, एक नैरेटिव थोपा जा रहा है जो ये कहता है कि हिंदू अपनी रक्षा नहीं कर सकता और हिंदू इस्लाम से पीड़ित नहीं है, हिंदू आतंकवाद से पीड़ित है। अभी देखिएगा, अभी सोफिया कुरैशी को केवल सेना का कर्नल होने के कारण महिमा मंडन नहीं किया जा रहा। वो ना खुद जाकर लड़ी है ना कुछ की है, जबकि केवल प्रेस ब्रीफिंग की है। मात्र प्रेस ब्रीफिंग करने के कारण उसको इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है भाई? इससे पहले और कितने जनरल्स ने या कितने कर्नल्स ने प्रेस ब्रीफिंग की, उनको इतना हाइप क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे या अधिक से अधिक सिख थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोफिया को इतनी हाइप इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो एक मुसलमान है, दूसरे स्त्री है, तो यहाँ महिला कार्ड भी सरकार खेल सकती है, इस्लामी कार्ड भी खेल सकती है। हिंदू जब भविष्य में इस घटना को इतिहास के रूप में देखेगा तो उसके अंदर ये गर्व और स्वाभिमान नहीं रहेगा कि हमने इस्लामी आतंकवाद से टक्कर लिया। इस्लामी शब्द तो हट ही गए आतंकवाद से। ये रहेगा कि हाँ, कोई सोफिया कुरैशी नाम की महिला आई थी जिसने हमारे प्राण बचाए। जैसे अभी बताया जा रहा है ना कि सोफिया की परदादी को जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधा में कंधा मिलाकर लड़ी थी, वैसे ही लड़ी जिस प्रकार से आज सोफिया लड़ रही है हिंदू को बचाने के लिए। और हिंदू तो सोफिया के नाम की माला भी जप रहा है, हिंदू तो ओवैसी के नाम की माला भी जप रहा है। हिंदू को अलतकिया थोड़े समझ में आएगा। सेना में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसीलिए भारतीय सेना अनुशासित है। सेना में जिस दिन मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी उस दिन हिंदू अफसरों के साथ क्या किया जाएगा ना, ये सेना के अफसर अच्छे से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि सेना में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, वही सड़ा गला तर्क आप लेकर आएंगे, और चूंकि आप लेकर आ रहे हैं इसी से पता चलता है कि आप हिंदू हैं। अगर आप मुसलमान होते तो ये कुतर्क कभी लेकर नहीं आते कि सेना में हिंदू मुसलमान नहीं होता है। सुन लीजिए, मुस्लिम रेजिमेंट का नाम सुने। मुस्लिम रेजिमेंट वाला ये मत बताएगा फैक्ट चेक करके कभी मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी। मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। मुस्लिम रेजिमेंट को लाने की मांग की गई थी। कब की गई थी? जिस समय जगजीवन राम भारत का रक्षा मंत्री हुआ करता था। मैं तारीख बताता हूँ, 25 नवंबर 1970 ईस्वी को राज्यसभा में 74वें सेशन में डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ अ मुस्लिम रेजिमेंट इन इंडिया ये लाया गया था। कौन लेकर आए थे? केसी पंत और महेंद्र कुमार, ये दोनों लेकर आए थे। क्वेश्चनेबल अथॉरिटी कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम। कब लाया गया था? 25 नवंबर 1970 को। आप 74वां सेशन नंबर देखिए राज्यसभा कार्रवाई का, मिल जाएगा आपको पूरा रिकॉर्ड। अब 1970 में इसकी मांग उठी थी। उस समय क्या हिंदू मुसलमान का विचार नहीं था? क्यों ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम रेजिमेंट, अलग मुस्लिम रेजिमेंट की ज़रूरत महसूस की गई भारतीय सेना में? आज से 50 साल पहले जब ये ज़रूरत महसूस की गई, 55 साल पहले महसूस की गई, तो आज मुसलमानों की जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है, उनकी इंटरनेशनल नेटवर्क कितने तगड़े हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी कितने विकसित हो चुकी है। तो अब बताइए, क्या वो विचारधारा खत्म हो चुकी थी कि और अधिक सड़ चुकी होगी और अधिक फैल चुकी होगी, उसका संक्रमण और अधिक विस्तृत हो चुका होगा? भारत की संसद में जो रक्षा मंत्री है उसके समक्ष मुस्लिम रेजिमेंट की मांग की जा रही है, मतलब वो विचारधारा है शुरू से, और उस विचारधारा को लाने वाले, उसकी मांग करने वाले लोग हैं शुरू से, और आवश्यकता पड़ने पर वो उस विचारधारा को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके तक पहुंच सकते हैं। मैं इस कामाख्या की बात करूं, पानी की सप्लाई यहाँ कम हो गई थी, समाप्त हो गई थी, तो मुझे पानी खरीदना पड़ता था। पानी खरीद कर मुझे चढ़ाना पड़ता था, तो पूरा नहीं चढ़ा पाएंगे अकेले, तो मुझे कुली की आवश्यकता पड़ी। कृत जल का दोष जो है वो द्रव्य आदान से समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में हमको कुली खोजना था। कुली मिले सारे मुसलमान, जिसमें अधिकांश लगे मुझे बांग्लादेशी। मैंने एक पंडित जी की ही दुकान थी जहाँ से मैं पानी ले रहा था, उनको मैंने पूछा कोई हिंदू कुली नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा पहले बहुत थे, लेकिन क्या करें, हिंदू कुली जो काम का 100 रुपया मांगता है, ये मुसलमान कुली उसी काम को 50 में 60 में कर देता है। हिंदू कुली दिन भर में 4 से 5 काम करेगा, 500 रुपया कमाएगा, वो फिर सो जाएगा। मुसलमान कुली एक दिन में 3000 रुपया तक कमाता है। उन्होंने पूरा बिल चार्ट दिखाया। सारे हिंदू कुली भाग चुके हैं। और ये केवल कुली का बात विषय नहीं है, सैलून बिजनेस देखें। अब जाति को हटाने की बात करते हैं। जाति आपका सामाजिक नहीं, आर्थिक कवच भी था।
जाति व्यवस्था आपकी अर्थव्यवस्था की भी गारंटी थी कि आप उस जाति में जन्मे हैं, आपके लिए वो आजीविका जन्म से सुनिश्चित है, जन्म से सुरक्षित है। आप फूल वाले के पास जाइए, फल वाले के पास जाइए, सब्जी वाले के पास जाइए, सैलून में जाइए, नाई की दुकान पर जाइए, डेकोरेशन में जाइए, यहाँ तक कि आपके घर में शादी होती है, उसका टेंट वाला, उसका डीजे वाला, उसका बैंड वाला, आपके बहू बेटी के हाथ में मेहंदी लगाने वाला तक, उसको लहंगा पहनाने वाला तक मुसलमान घुसपैठ किया हुआ है। वहाँ तक उसी घुसपैठ हो चुकी है। आपके घर में आने वाला प्लम्बर, आपके घर में आने वाला इलेक्ट्रिशियन, आपके घर में आने वाला जो और भी तरह का लेबर है, कुली है, मजदूर है, होम मेड है, मतलब घर की दाई है, नौकरानी, वो बहुत बड़ी मात्रा में मुसलमान बांग्लादेशी सब इसमें घुसपैठ कर चुके हैं। रोज़ रोज़ आपको ये समाचार सुनने को मिलेगा, यहाँ थूक रहे हैं, यहाँ पेशाब कर रहे हैं, यहाँ खाने में ये मिला रहे हैं, यहाँ ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तब आपको शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है वो विचारधारा फौज में जाकर बदल जाएगी? खास करके तब जब वो फौज में भी मुस्लिम रेजिमेंट की मांग संसद में ला चुके हैं। अभी संख्या कम है इसलिए अपने आप को देशभक्त दिखा रहे हैं। जिस दिन संख्या थोड़ी सी और अधिक होगी उस दिन आपको तुरंत 2 मिनट लगेगा आपको गीता का ज्ञान होने में। 18 अध्याय एक सांस में आप पढ़िएगा, तुरंत वो ज्ञान हो जाएगा। अर्जुन को तो भगवान कृष्ण आकर बताए थे तब ज्ञान हुआ था ना, आपको 2 सेकंड में हो जाएगा कि फौज में हिंदू मुसलमान होता है कि नहीं होता है। देखिए, ठेले वाले के स्तर पर, कुली के स्तर पर, फल वाले, सब्जी वाले, नाई, प्लम्बर, घर के नौकर, उस स्तर पर जब वो रेकी कर रहे हैं, हथियारों का स्मगलिंग कर रहे हैं, थूक रहे हैं, मूत्र मिला रहे हैं, तब अधिक संसाधन मिलने पर, अधिक शिक्षा मिलने पर, अधिक पावर और पैसा मिलने पर वो देश के साथ क्या करेंगे? शिक्षा समाधान नहीं है, क्योंकि आपकी शिक्षा उनके लिए कुफ्र है। उनका मानना है कुरान ने जो लिख दिया वही सही है। वो तो धरती चपटी मानकर घूम रहे हैं ना। एक अपने सिस्टम में जब तक उनकी संख्या दृढ़ नहीं होती है तभी तक वो शांत रहते हैं कि मौलिक अधिकार ऐसा है, मानवाधिकार वैसा है, उसकी मांग करके वो लोग शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन जब वो संख्या बल में प्राप्त कर लेते हैं तब सिर्फ कुरान ही उनका एकमात्र गाइडलाइन वाली पुस्तक, मानदंड वाली पुस्तक हो जाती है। नो वन हु डिक्लेयर्स हिज फेथ इन इस्लाम कैन बी ट्रस्टेड इवन टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड। इसको आप याद रखिएगा। The only good Musliman, only good Muslim is a dead Muslim, because he lives not for you, not for the country. He lives for Allah and he dies for Allah. और वो आपको उसके लिए मारेगा भी। He kills for Allah. वही उसको शुरू से सिखाया गया, वही उसके सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है। हाँ? एक मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम शिक्षक, मुस्लिम सैनिक पहले मुस्लिम होता है, बाद में कुछ और होता है। उसकी पहली पहचान वो मुस्लिम बताता है, बाद में शिक्षक, डॉक्टर, सैनिक, नेता बताता है। लेकिन एक हिंदू डॉक्टर, एक हिंदू शिक्षक, एक हिंदू सैनिक हिंदू बाद में होता है। पहले कहता मैं चिकित्सक हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। वो अपनी पहचान अपनी आजीविका से जोड़कर बताता है। हिंदू पहचान बाद में, और हिंदू पहचान उसकी वैकल्पिक होती है। उसको हिंदू बाद में भी अगर स्वीकार कर ले तो एक बात समझ में आती है, लेकिन वो क्या कहेगा, मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। बस यही कारण है उसकी दुर्गति का। कॉलेज की लड़कियां जो मुसलमान परिवारों से हैं वही अपने सहेलियों को लव जिहादियों से मिलवाती हैं। ऐसे कई मामले आए हैं कि उसकी एक मुसलमान सहेली थी, वही लव जिहादी से उसको अपने भाई के दोस्त से सब मिलवाई और उसकी तस्करी करवा दी। ये तक आपको मिलेगा। मुस्लिम टीचर्स, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब पूरे के पूरे कल्ट को ही एक अलतकिया में घुसाकर चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि फौज के स्तर पर क्या हो रहा होगा? आपको ये नहीं दिखता? जम्मू कश्मीर की पुलिस में क्या चल रहा है? जम्मू कश्मीर की पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ में क्या चल रहा है? इंडियन आर्मी में क्या चल रहा है? बहुत बार तो पब्लिकली ऐसी घटनाएं आती हैं कि पाकिस्तान की लड़की से शादी कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। पाकिस्तान के एक डीएसपी का मामला आया था कि नहीं? हाँ, वो डीएसपी क्या था? खालिस्तान से मिला हुआ था ना। खालिस्तान क्या है? प्रो इस्लामिक है ना, प्रो हिंदू तो नहीं है। वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था पठानकोट और पुलवामा इत्यादि में, एक डीएसपी को देवेंद्र या कुछ करके नाम आया था ना उसका, वो क्या था? खालिस्तानी ही तो था। देवेंद्र नाम पर ये मत देगा कि वो हिंदू है। पंजाब में तो 40% हिंदू नाम वाले या सिख नाम वाले लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, कन्वर्टेड हो चुके हैं सब लोग। वो नाम आपको केवल मिसगाइड करने के लिए। अजीत जोगी था ना छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, वो कैसे दफनाया गया? क्रिश्चियन रिचुअल से ही दफनाया गया ना उसको। अब हम बात करते हैं कुरैशी की। ये जो कुरैशियों के ऊपर उछल रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, कुरैश क्या है? कुरैशी कुरैश वंश से आते हैं। कुरैश वंश क्या है? अरब का एक कबीला जिसमें पैगंबर का जन्म हुआ था। उस समय कुरैश वंश ही अरब का, मक्का का विशेष करके शासक हुआ करता था। कुरैश कबीले में बिनु हाशिम करके एक सेक्टर था जिसमें पैगंबर का जन्म हुआ था। और कुरैश जो है वो काबा, मक्का इत्यादि क्षेत्रों का नियंत्रण रखते थे। एक शक्तिशाली व्यापारी कबीला था। हालांकि कुरैशियों ने इस्लाम के उदय का सबसे पहले विरोध किया था, लेकिन पैगंबर के इन्फ्लुएंस में आकर बाद में उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और इस्लाम के मोस्ट रेपुटेटेड हेरिटेज में कुरैश वंश को गिना जाता है। ये वो कुरैशी हैं।
पाकिस्तान में भी एक विदेश मंत्री या कुछ था ना, कुरैशी, इमरान खान की पार्टी में था शायद, अभी जेल में है या कुछ है। तो शाह महमूद कुरैशी या क्या नाम था उसका। कुरैश वंश को इस्लाम में बहुत सम्मान और बहुत नेमत के दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि उसी मुबारक खानदान में पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। और सोफिया कुरैशी को ये कह रहे हैं ना कि 4 पीढ़ी से हमारे फौज में लोग हैं। आप 4 पीढ़ी की बात करते हैं, हम तो 800 साल पहले जाएंगे। कुरैश आए कहाँ से? जाहिर सी बात है वो ब्लड लाइन अरब से तो यहाँ आई नहीं होगी, यहीं कन्वर्ट हुई होगी। अगर यहाँ कन्वर्ट हुई होगी तो किसने कन्वर्ट किया, क्यों उन पर हमला हुआ? वो हमला करने वाली विचारधारा क्या थी जिसके कारण यहाँ के लोगों को कन्वर्ट होना पड़ा? और अगर अरब से वो ब्लड लाइन आई है तो अरब के प्रति वफादार होगी या हमारे प्रति वफादार होगी? इसीलिए एक वो जो उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि इस्लामिक इन्वेडर्स डिडंट रेप्ड आवर एंसेस्टर्स, दे रेप्ड योर्स, इफ यू डोंट बिलीव जस्ट चेक योर सरनेम्स। क्योंकि हम पर हुआ रहता तो हम अभी तक कन्वर्ट हो चुके होते। हम लड़े, प्रतिकार किए, अपने अस्तित्व को बचाए रखे, तुम नहीं बचा पाए, इसलिए आज तुम कन्वर्टेड मुस्लिम्स। और दुर्भाग्य का विषय है कि तुम्हारा अरब भी तुमको वैल्यू नहीं देता, वो तुमको 2nd ग्रेड का मुसलमान मानता है, 1st ग्रेड का भी नहीं मानता, कन्वर्टेड गुलाम मानता है, 2म दर्जे का मुसलमान मानता है। हाशिम जो था वो पैगंबर मोहम्मद का कबीला था, और पैगंबर की जो माँ थी जुहरा कबीले से थी। उमैयाद खलीफाओं का जो वंश था उमैया से आता है। तो कुरैशी क्या होते हैं? कुरैश वंश के लोग होते हैं जिस वंश के हाशिम, बिनो हाशिम उपविभाग में, उपजाति में पैगंबर का जन्म हुआ था। इसीलिए कुरैशी को खड़ा किया गया है। समझ रहे हो? जिस पैगंबर की शिक्षा का आश्रय लेकर इतना नरसंहार हो रहा है, उसी पैगंबर का जो ब्लड लाइन है वही आज हिंदुओं का इतना बड़ा नेता बनकर, हीरो बनकर घूम रहा है, कुरैशी लेकर। मतलब हिंदुओं के पास अपना कोई नायक नहीं था। हिंदुओं के पास हमारे शिवाजी थे, छत्रपति महाराज शिवाजी रहे, महाराणा प्रताप रहे, और भी बहुत सारे लोग। इधर अहल्याबाई होलकर रहीं, इधर यहीं पर आसाम में आप लचित बरफुकन देखिए जो मुगलों से लोहा लिया था। दक्षिण में भी बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ये सब म्लेच्छों से लड़ने के लिए प्रसिद्ध रहे। उधर आप सूरजमल जाट महाराज को देख लीजिए। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में सब अपने अपने क्षेत्र में रहे। लेकिन आज हिंदू अपना नायक नहीं खोज पा रहा है। नायक का चेहरा खोजने को देखता तो एक मोदी जी दिखते हैं उसको, जो मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान दूसरे में कंप्यूटर देंगे और इस्लाम का अगर विरोध किया तो वो सच्चा हिंदू मेरे नज़र में नहीं है। वो इसको नायक दिख रहे हैं, और वो मोदी जी लेकर आए हैं कुरैशी को, और पूरे फौज में कोई हिंदू व्यक्ति नहीं मिला था। वैक्सीन के समय भारतीय प्रशासन पर सबसे अधिक मुसलमानों ने हमला किया। मौलाना साद ने हमला किया। मौलाना साद आज कहाँ है? खुलेआम घूम रहा है। नूपुर शर्मा का कोई अता पता है? उस समय भी इस्लाम के खिलाफ एक माहौल बना था, उनकी असलियत के खिलाफ एक माहौल बना था। सरकार ने क्रश किया, सरकार ने उनका साथ लेकर आपको जबरदस्ती वैक्सीन ठोकी, और उसके बाद भी आप जब मरने लगे तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि हमने किसी को मजबूर नहीं किया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? कि आप उस दंश से पीड़ित नहीं हैं? क्या हम लोग सब उस दंश से पीड़ित नहीं हैं जब वैक्सीन के अभाव में लोगों को यात्रा करने से, वेतन लेने से, परीक्षा देने से, मेडिकल सपोर्ट तक लेने से रोक दिया गया था कि पहले वैक्सीन लेकर आओ, चाहे वो समस्या हो चाहे नहीं। 1 वैक्सीन ठोकवा लो, 2 ठोकवा लो, 2 नहीं तो 3 बूस्टर ठोकवा लो। और जब मरने लगो तो सरकार कह देगी हमने तो जबरदस्ती किसी को नहीं दिया, जिसने लिया अपनी स्वेच्छा से लिया। ये कितनी बड़ी मतलब निर्लज्जता है सरकार की। और फिर भी तुम सरकार पर भरोसा करते हो कि सरकार हमको सही सूचना देगी? सरकार वो संस्था है जो विश्व में सबसे अधिक अफवाह उड़ाती है और सच बोलने वाले को रूमरस बताकर उसको जेल में डालती है। ये सरकार का है। आप कहते हैं भारत की सेना में हिंदू मुसलमान नहीं है। भारत की सेना किसके नीचे काम करती है जी? राष्ट्रपति के नीचे काम करती है। अब मैं राष्ट्रपति के विषय में आता हूँ। राष्ट्रपति क्या होता है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया। इतने ही ना, और बहुत अधिक होगा तो आप अब्दुल कलाम का नाम लेकर आएंगे कि अब्दुल कलाम बहुत बड़े देशभक्त मुसलमान थे और राष्ट्रपति भी रहे। तो दोनों बातें आपको प्राइम टीआरपी मिल जा रही है। एक तो अब्दुल कलाम मुसलमान, दूसरे देशभक्त, तीसरे सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। उनकी बात करता हूँ अब मैं। उससे पहले समझ लो भारत की सेना किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। रक्षा मंत्रालय किससे इन्फ्लुएंस्ड है? प्रधानमंत्री से इन्फ्लुएंस्ड है। सैनिक को कौन सा हथियार दिया जाएगा, कितना वेतन दिया जाएगा, ये सब कौन तय करेगा? डिफेंस मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विथ प्राइम मिनिस्टर। बहुत होगा राष्ट्रपति से सलाह ली जाएगी, जो कि कभी ली नहीं जाती है। ओआरओपी की मांग कौन कर रहा है? सैनिक ही कर रहे हैं ना। किससे कर रहे हैं? आपसे और हमसे तो कर नहीं रहे। डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर से कर रहे हैं। क्यों? वहीं से कंट्रोल हो रहा है पूरा आर्म सेक्टर, इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। तो सरकार ही इन सब के लिए उत्तरदायी। अब सरकार बन कैसे रही है ये देखो। तो फौज में हिंदू मुसलमान है कि नहीं, इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा फौज को पैसा कौन दे रहा है। फौजी खा जो रोटी रहा, वो रोटी उसको कहाँ से मिल रही है? फौजी जो गोली चला रहा है, वो गोली जो बंदूक में भर रही है, वो कौन भर रहा है? सरकार भर रही है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार रोटी दे रही है, सरकार हथियार दे रही है, सरकार बंकर दे रही है, सरकार विमान खरीद कर दे रही है। सरकार कैसे बन रही है? सरकार बन रही है वोट बैंक से। सरकार जब वोट बैंक से बन रही है तो जिस भी पार्टी की सरकार आएगी वो अपने वोट बैंकर का हित ध्यान में रखकर सेना को मैनिपुलेट करेगी कि नहीं करेगी? और यदि आपको लगता है सरकार का इन्फ्लुएंस फौज पर नहीं है, बिना वोट बैंक की सरकार बन जाएगी? बिना अल्पसंख्यक मंत्रालय की सरकार आप चला लेंगे आज की स्थिति में?
और सरकार का अगर इन्फ्लुएंस नहीं है सेना में, तो कितने सैनिक कहाँ सेक्टर में नियुक्त होंगे, कब अटैक होगा, कब सीज फायर होगा, ये कौन तय करता है? फौज की सरकार ही तय करती है। नहीं तो मोदी जी कैसे कह देते कि हमने फौज से माफ़ी मंगवा दी, जो कोई नहीं मंगवा पाया। अर्थात पूरा इन्फ्लुएंस है सरकार का फौज पर। अब इस्लाम मानता है कि अल्लाह और उसके अलावा कोई नहीं, इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं, रसूल के अलावा कोई भरोसेमंद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं, पूजनीय नहीं। और पीएम का मानना है कि जो इस्लाम का विरोध करे वो सच्चा हिंदू नहीं, उसको ये हिंदू ही नहीं मानता। ऐसी विचारधारा वाला पीएम जब फौज पर अपना नियंत्रण करेगा, तो आप कैसे मान सकते हैं कि फौज में हिंदू मुसलमान नहीं होगा या नहीं होता है? जो सरकार अपनी ही पार्टी के नूपुर शर्मा को सुरक्षा देना तो दूर, उसका मौखिक समर्थन तक नहीं कर सकती है, वही आज सोफिया को हिंदुओं के माथे पर थोप रही। मीडिया दिन रात दिखा रहा है सोफिया ने ये कहा, उसके पति ने ये कहा, उसके ससुर ने ये कहा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मानो मुसलमान ही सोफिया कुरैशी ही, वो भी कुरैश वंश का मुसलमान, दूसरा नहीं, कुरैश वंश, वही वंश, डायरेक्ट ब्लड लाइन जो पैगंबर मोहम्मद की ब्लड लाइन थी, वही ब्लड लाइन का कोई व्यक्ति आया तो हिंदुओं की जान बची। जैसे क्या होता है जब दंगे होते हैं ना, तो मुसलमानों की एक भीड़ आ जाती है मंदिर बचाने के नाम पर, बस वही है। इस्लाम के खिलाफ लोग एकजुट ना हो सके, इस्लामी आतंकवाद से टकरा ना सके, सरकार का वोट बैंक जो छाती में दूध उतरता है ना इस्लाम के लिए, उसमें कोई दिक्कत ना आवे, इसके लिए सोफिया को आगे किया गया है। और डैमेज कंट्रोल के लिए व्योमिका सिंह को भी आगे किया गया है, ताकि लोग केवल ये ना कहेंगे मुसलमान को क्यों आगे किया गया। एक हिंदू महिला को भी ले आए, व्योमिका को, लेकिन व्योमिका का नाम हाईलाइट हो रहा है नहीं, कहीं व्योमिका की विशेष चर्चा देख रहे हैं नहीं, व्योमिका के परिवार वालों ने क्या कहा, इसका कोई विशेष प्रसारण हुआ है नहीं। व्योमिका को इसीलिए रखा गया है ताकि सोफिया का जब कोई विरोध करे तो व्योमिका को लाया जा सके, लेकिन सारी टीआरपी सोफिया ले जाएगी, जो ऑपरेशनल सेक्टर्स में भी नहीं गई, केवल प्रेस ब्रीफिंग कर रही है, केवल बात को बता रही है। उस स्थिति में भी इतनी टीआरपी मिल रही, तो सोच लो। और हिंदू तो इतना बड़ा अनपढ़ बन के घूम रहा है कि जो ओवैसी 15 मिनट में आपको काटने की बात करता था, वो केवल पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया और ये कहा हम इसी देश में रहेंगे ताकि इसको भी अगला पाकिस्तान बना सकें, उसकी जय जयकार कर रहा है। और लिखता है कैसा भी है, मुल्ला अपना है। ये हिंदू शब्दावली हो गई, जो सीता माता को गाली देता था उस ओवैसी के लिए। हाँ, और सोफिया का परिवार क्या बयान दे रहा है कि पाकिस्तान पर हमले का नेतृत्व तो सोफिया कुरैशी को देकर सरकार ने संदेश दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर हिंदुस्तानी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। सरकार तो कह रही थी हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, तो सोफिया के परिवार को क्यों नहीं जेल में डाल रही है? क्योंकि सोफिया का परिवार तो मीडिया में ये बयान देता फिर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करके सरकार ने ये संदेश दिया कि हम केवल हिंदुस्तानी हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। सरकार तो कह रही थी हम आतंकवादी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ कैसे हो गया? क्या पाकिस्तान आतंकवादी है? और यदि आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान ही आतंकवादी है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि वी आर नॉट फाइटिंग अ फुल फ्लेज वार, वी आर ऑपरेटिंग अ नॉन एक्सलेटिंग ऑपरेशन? ये क्यों आप बयान दे रहे हैं सरकार के माध्यम से? बाद में अब इधर हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जो कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं होता। मुर्शिदाबाद हमले पर चुप था ये, बांग्लादेश पर चुप था, यहाँ तक कि उरी, पठानकोट, पुलवामा में भी लगभग चुप ही था। आगे भी ये लोग चुप ही रहते, लेकिन अभी क्या है ना, इनकी संख्या उतनी अधिक नहीं हुई है, इसीलिए इनको भी देशभक्ति वाला नशा चटाना है लोगों को कि हम तो देशभक्त हैं, हम तो इस देश के नागरिक हैं। आपको स्मरण होगा कि जब कोरोना के समय माहौल बना था, सारा हिंदू समुदाय प्रशासन का सहयोग कर रहा था और ये लोग उनको मार रहे थे। उल्टे प्रशासन के साथ मिलकर सरकार ने वैक्सीन पर हिंदुओं के साथ फुल फ्लेज गुंडई की और उसके दुष्प्रभाव पर कोर्ट में पलट गई। ये मिला हिंदुओं को, वो माहौल हिंदू भूल गया। एक माहौल बना था कश्मीर फाइल्स के समय, वो माहौल भी हिंदू भूल गया, फिल्म जब आई थी। एक माहौल 370 धारा के समय भी बना था, तब लोग कह रहे थे कि जाकर कश्मीर में हिंदू प्रॉपर्टी खरीदेंगे। कितने हिंदू प्रॉपर्टी खरीदे जी? हिंदू छोड़ो, जो वहाँ के विस्थापित भागे हुए कश्मीरी पंडित थे, वो कितने वहाँ पर वापस लौट पाए? हाँ, ये जरूर है कि 50 अरबी कंपनियों को हजारों कनाल भूमि वहाँ पर इंडस्ट्री के नाम पर दे दी गई। 370 हटाने के कारण बाहरी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसमें हिंदू नहीं अरबी कंपनियां आकर इन्वेस्ट कर रही हैं, पाकिस्तान को और इस्लाम, कश्मीर को और अधिक इस्लामिक बना रही हैं पाकिस्तान इन्फ्लुएंस से। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी कुछ नहीं बोला। यहाँ कहता है कि हम देश के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन वक्फ के वाले मुद्दे पर हमारा आंदोलन चलता रहेगा और कुछ नहीं। और वो भी पुलवामा को कंडेम नहीं कर रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पुलवामा को, ये पहलगाम को गलत नहीं बता रहा है। ये नहीं कह रहा कि कुरान में इसकी इजाज़त नहीं है, ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ फतवा जारी करो, ये कह रहा है कि हम देश के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छा हो रहा है। कहने से क्या जाता है, हिंदू मूर्ख बनेगा। पाकिस्तानियों को भी पता है कि इस्लाम का मेन एजेंडा क्या है, अल तक किया, लोगों को मूर्ख बनाओ, अपना काम निकालो। अब हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि जब हमने सोफिया के विषय में अपना मंतव्य ऐसा दिया कि आप ऐसे संवेदनशील मामले में इस्लाम के विरुद्ध भारत की जागरूकता को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोफिया कुरैशी को पॉलिटिकली लेकर आए हैं, और केवल प्रेस ब्रीफिंग करने के कारण भी उसको इतना मीडिया अटेंशन और हाइप दिया जा रहा है, मानो कि उसी ने अकेले ब्रह्मास्त्र लेकर पूरे पाकिस्तान को उड़ा दिया। तो
लोग कहने लगे कि अब्दुल कलाम का क्या, एपीजे अब्दुल कलाम तो बड़े देशभक्त वैज्ञानिक रहे, मिसाइल मैन रहे देश के। अब मैं ये बात बताता हूँ, आपको पता है कि जाकिर नाइक क्या करता है? जाकिर नाइक इस्लामी चरमपंथ को बढ़ावा देता है, सब जानते हैं, ये कोई छिपी बात नहीं। आपको ये पता है कि भारत में जो मुसलमान IAS IPS की तैयारी करते हैं और भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? यदि आप हिंदू हैं, आपको अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपको कहाँ से पैसा मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको जकात फाउंडेशन से पैसा मिलेगा। जकात फाउंडेशन और जाकिर नाइक के टाइप्स सार्वजनिक हैं, मतलब उन दोनों का आपस में संबंध, घनिष्ठ संबंध सभी लोग जानते हैं। जकात फाउंडेशन से पैसा लेकर लोग ISIS में जाकर भर्ती होकर आतंकवादी बनते थे, ये भी बात, या बनते हैं, ये भी बात सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें हैं। आपको पता है जकात फाउंडेशन के स्थापक कौन है? वही आपके चहेते बड़े लाडले प्यारे भारत रत्न श्रीमान APJ अब्दुल कलाम। APJ Abdul Kalam was the person who founded Zakat Foundation, and Zakat Foundation is the institution who is sending Muslim youths to ISIS by giving them monetary support. तो जकात फाउंडेशन का ये जो सत्य है ये शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब भारत में जो अंधभक्त जनता है ना, वो जनता जवान किसान ये सब नाम सुनते ही द्रवित हो जाती है। मतलब कोई जवान के विरुद्ध कुछ बोल दे, किसान के विरुद्ध कुछ बोल दे तो नहीं। किसान आंदोलन के नाम पर इतना बड़ा तमाशा आतंकवादियों ने, विदेशी फंडर्स ने ही तो किया। तो किसान का नाम ले लो, जवान का नाम ले लो, या कुछ ऐसे लोग, अम्बेडकर, नेहरू तो फिर भी कम, लेकिन अम्बेडकर, गांधी, या अभी अब्दुल कलाम, रतन टाटा, ये सब कुछ ऐसे नाम हो गए हैं जो अछूते हो गए। ये सब अछूत हैं। वो कैसे अछूत? फिजिकली नहीं, टॉपिक के लिए अछूत है। मतलब आप इन पर डिस्कशन नहीं कर सकते। इनका एक ऐसा ब्रांड बना दिया गया कि ये सब महामानव थे, इनसे अधिक पवित्र, सच्चा, इनसे अधिक महानता के शिखर पर कोई दूसरा खड़ा नहीं था। अब अब्दुल कलाम के विषय में कहते हैं, आपको याद होगा पोखरण द्वितीय जब परीक्षण हुआ था, कब? 1998 में पोखरण का द्वितीय परीक्षण जब हुआ था, तो के संथानन करके वहाँ पर एक इंचार्ज थे। के संथानन ही उस अभियान के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से कि APJ अब्दुल कलाम ने स्पष्ट रूप से मतलब गलती की है पोखरण 2 की रिपोर्ट तैयार करने में, उनको देने में। उनको पोखरण के विषय में जो रिपोर्ट, पोखरण द्वितीय का जो परीक्षण था वो गलत था। मतलब APJ अब्दुल कलाम को जो इतना बड़ा वैज्ञानिक बताया जाता है वो उतने बड़े वैज्ञानिक थे नहीं। हाइप बनाया गया कि हाँ एक मुसलमान खड़ा हो, क्योंकि मुसलमान थे। तो मुसलमान को अगर देशभक्त दिखाएंगे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कारक दिखाएंगे तो ज़्यादा मतलब आकर्षित होगा। और यही कारण है, हिंदू ही अधिक उनकी शव यात्रा में गया, मुसलमान कहाँ गया। तो R चिदम्बरम जो है, R चिदम्बरम वो जो टेस्ट कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था, जो R चिदम्बरम ने साइंटिस्ट की टीम को लीड भी किया था, उसने बताया कि संथानम का जो क्लेम है, डॉक्टर के संथानम का क्लेम है, वो गलत है, वो भ्रामक है। APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा कि उसका भ्रामक है। तब यहाँ पर सामने आते हैं PK अयंगर। अच्छा, मजे की बात क्या है कि यहाँ चिदम्बरम हो, चाहे संथानम हो, चाहे अयंगर, क्या नाम है, अयंगार हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, ये सारे लोग, या गोपाल कृष्णन बाद में आएंगे, ये सारे लोग जो हैं वो सब के सब साउथ इंडियन है। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि नॉर्थ साउथ का झगड़ा हो गया। सारे लोग, ये लोग साउथ इंडियन थे। R चिदम्बरम ने कहा कि भाई संथानम का दावा गलत है। संथानम ने कहा कैसे, तुम साबित करो। तब तक पोखरण प्रथम का जो परीक्षण हुआ था, पोखरण प्रथम में जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे PK अयंगार, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि संथानम केवल सत्य ही बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन कलाम ने वहाँ पर गलत रिपोर्ट की और कलाम की गलत रिपोर्ट के कारण पूरे विश्व को उस पोखरण टेस्ट के गलत सूचनाएं प्रसारित हुई। और इतना ही नहीं, एक गोपाल कृष्णन करके साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक गोपाल कृष्णन ने भी यहाँ बैकअप दिया किसको, संथानम के बयान को, और कहा कि जो संथानम का ऑब्जर्वेशन है और कलाम का ऑब्जर्वेशन है उसमें साइंटिफिकली संथानम डॉक्टर जो के संथानम है, उनका जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट अधिक साइंटिफिकली एक्यूरेट है, वो सही है। अब संथानम ने जो कुछ बातें कही तो उसमें प्रोमिनेंट पॉइंट्स का आप गौर करें। वो कहते हैं कलाम को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एटॉमिक बम बनाने के विषय में कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं थी। एटॉमिक बम 50% सक्सेस हो रहा है, वो बोलते हैं 100% सक्सेस कर जा रहा है। साइंटिस्ट के रूप में उनको बहुत अधिक हाइप मिली, बहुत अधिक ओवररेट उनको किया गया। यहाँ तक कि संथानम और कलाम के बीच में जब फिजिक्स के लॉज को लेकर डिस्कशन होता था तब भी इस बात को लेकर बहस होती थी, कौन सही है कौन गलत। और संथानम के अनुसार कलाम को फिजिक्स के विषय में भी बहुत सारे ऐसे भ्रम थे जो कि उनके साइंटिस्ट होने के उच्च स्तरीय दावों का खंडन करते हैं, एक विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। अब पॉलिटिकल, अगर आप उनके विषय को देखें, पॉलिटिकल विषय में भी क्या हुआ था, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट रहते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु की जो दया याचिका थी, फांसी के विरुद्ध याचिका थी, उसमें संदिग्ध निर्णय लिया। कैसे? अच्छा, अफजल गुरु को प्रमोट करने का श्रेय किसको जाता है? जाहिर सी बात है कांग्रेस को जाता है।
APJ अब्दुल कलाम जिस समय प्रेसिडेंट थे उसका एक बड़ा हिस्सा तब बीता जब अच्छा खासा हिस्सा कांग्रेस के शासनकाल में ही बीता था। कांग्रेस के शासनकाल में जब दया याचिका अफजल गुरु की गई वहाँ पर, तो पहले तो उस दया याचिका को काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रखा गया था और अफजल गुरु की पत्नी से पर्सनली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिले हैं। इस बात की रिपोर्टिंग कई बार, विशेष करके मैं आपको बताऊं, 5 अक्टूबर को हुई थी। 5 अक्टूबर को साल में एक बार 5 अक्टूबर 2006 का ये है। 5 अक्टूबर 6 को ये द डॉन जो पाकिस्तानी अखबार है वो भी छापा था, पाकिस्तानी होकर भी छाप रहा है। भारतीय मीडिया में इकोनॉमिक टाइम्स ये सब, रेडिफ में भी आप पढ़ सकते हैं उसको। 5 अक्टूबर 2006 का जो समाचार है, जहाँ पर बताया गया कि 20 मिनट तक कलाम के साथ अफजल की वाइफ तबस्सुम की मीटिंग हुई है, जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम ने जो भी आश्वासन दिया होगा उसकी डिस्कशंस हुए हैं। बाद में अब्दुल कलाम ने कहा कि हमको तो कोई दया याचिका मिली ही नहीं। अब हुआ क्या, दया याचिका कौन भेजेगा? गृह मंत्रालय के माध्यम से जाएगी। दया याचिका गृह मंत्रालय ने नहीं भेजा, ऐसा दावा था किसका? अब्दुल कलाम का। तो अब्दुल कलाम जो हैं वो राष्ट्रपति हैं और केवल ये इंडियन लोकल मुद्दा नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। जबकि 2007 में यूरोपियन यूनियन में डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेसिडेंशियल हैसियत से गए थे, तो वहाँ पर 2 ब्रिटिश सांसद भी आकर, यूरोपियन यूनियन वाले, यूरोपियन पार्लियामेंट के 2 ब्रिटिश सांसद भी अफजल गुरु का केस लेकर APJ अब्दुल कलाम के पास आए थे। आप यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं, वहाँ पर आपको 2 यूरोपियन यूनियन के ब्रिटिश सांसद आपको आकर अफजल गुरु के बारे में बोलते हैं। अफजल गुरु की पत्नी पर्सनली आपसे 20 मिनट डिस्कस करती है इस विषय में, और गृह मंत्रालय की ये हैसियत हो गई कि वो दया याचिका रोक दिया। क्यों? क्योंकि आप ये मानते थे कि मृत्यु दंड को खारिज कर देना चाहिए। अब्दुल कलाम का एक बयान आया था कि हम किसी की जान लेने का अधिकार नहीं रखते, आप उसको आजीवन कारावास दे दीजिए, किसी को मृत्यु दंड मत दीजिए। अगर इतने ही अपने सिद्धांत पर निष्ठा रखते थे APJ अब्दुल कलाम, तो जो रेप केस आया था एक बार इनके पास, जब उन्होंने कहा था ना कि सिर्फ समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े तबके के लोगों को ही जो दिया जाता है ये मृत्युदंड, तो ये भी गलत है, क्योंकि बड़े पॉलिटिशियंस को तो छोड़ दिया जाता है जो बड़े बड़े गलतियां करते हैं। तो क्या हुआ था, एक उसमें धनंजय चटर्जी का केस आया था, जो एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। धनंजय चटर्जी के केस में बहुत अधिक लूप होल थे। धनंजय चटर्जी के केस को बहुत अधिक कच्चे तरीके से तैयार किया गया था, इन्वेस्टिगेट किया गया था, और धनंजय चटर्जी का केस जो था उसको जब दया याचिका बनाकर APJ अब्दुल कलाम के पास भेजा गया, तो उन्होंने उसकी दया याचिका को कैंसिल करके उसको मृत्युदंड बरकरार रखा था। तब इनका सिद्धांत कहाँ गया था? अफजल गुरु के मामले में देरी लेने के कारण अफजल गुरु को तात्कालिक फांसी नहीं मिल पाई, जो बाद में प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में इसको एग्जीक्यूट किया गया था। तो आप समझ लीजिए कि ज़कात फाउंडेशन का निर्माण करने वाला व्यक्ति, अफजल गुरु के प्रति ऐसी हमदर्दी दिखाने वाला व्यक्ति आपका नायक बना हुआ है, क्योंकि उसको कोर्स में और मीडिया में इतना अधिक जेंटलमैन दिखाया गया कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि पीठ पीछे और क्या क्या हो सकता है। वक्फ बोर्ड, जिसके विरुद्ध आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड जो भारत के लगभग प्रत्येक भूभाग को अपना मानता है, उसका सपोर्ट कौन कर रहे थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वक्फ बोर्ड का समर्थन करने वाले अब्दुल कलाम, ज़कात फाउंडेशन बनाने वाले अब्दुल कलाम। आपको एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के विषय में पता होगा, उस पर R माधवन ने एक मूवी भी बनाई है रॉकेटरी के नाम से, नंबी नारायण के नाम से। वो इसरो के वैज्ञानिक थे जिनको CIA ने फंसाया था जासूसी के चार्ज लगाकर। उनको APJ अब्दुल कलाम ने सपोर्ट करने के बजाय, लीगली सपोर्ट करने के बजाय, अपने इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके उनका पक्ष लेने के बजाय कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए और आप इस केस में लगे आरोपों को स्वीकार कर लीजिए। नंबी नारायण ने इसको कई बार, उनके इंटरव्यूज आते रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस बात को ठुकराया कि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों स्वीकार करूँ। तो नंबी नारायण को फंसाने में और उनके करियर को तबाह करने में, या उन जैसे बहुत से वैज्ञानिकों के करियर को तबाह करने में अब्दुल कलाम का भी हाथ कई बार सामने आता रहा है। लेकिन आप लोग को बोलेंगे तो कहेंगे कि अरे तुम तो सबकी निंदा करते हो, तुम सबका विरोध करते रहते हो। सबका नहीं करते हैं, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उस पर बात करते हैं। होमी सेठना जो एटॉमिक बॉस हुआ करते थे 1998 पोखरण वाले, इसमें उस समय वो ये जो संस्थान थे, बाद में ये DRDO में भी आए थे। DRDO जो सब हथियार इत्यादि बनाती है भारत सरकार के लिए, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। कहाँ? PTI को, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ना, PTI, शायद मार्कंडे काटजू भी PTI के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1974 में जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसके गाइडिंग फोर्स थे डॉक्टर होमी सेठना, मतलब बड़ी हस्ती थे न्यूक्लियर क्षेत्र में। उन्होंने बयान क्या दिया था? आई फुल्ली सपोर्ट संथानम एंड आई स्टैंड बाय हिज स्टेटमेंट दैट इंडिया नीड्स मोर न्यूक टेस्ट टू बी कंडक्टेड बिकॉज द रिपोर्ट ऑफ अब्दुल कलाम इज रबिश। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट कहा था। होमी बाबा के बारे में बोलते नहीं, अलग। अब क्या हुआ, AEC करके एक संस्था है, जहाँ PK अयंगार का हमने आपको नाम लिया था ना, अभी PK अयंगार भी सपोर्ट में आए थे
जो संथानम का ऑब्जेक्शन था उसमें। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसके चेयरमैन रह चुके थे कौन, एईसी के चेयरमैन थे पीके यांगियार। वो भी बताए थे कि 1998 में जो पोखरण द्वितीय का परीक्षण हुआ था वो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा प्रेशर डालने पर किया गया था, और बीजेपी के चहेते थे अब्दुल कलाम, या संघ के चहेते रहते हैं ऐसे लोग, तो उनके दबाव में बिना ठोस तैयारी के ये परीक्षण कर दिया गया और उसके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके दुनिया के सामने लाया गया था। उन्होंने क्या कहा था, 1998 tests were done in haste at the bidding of the government of that day. A BJP-led NDA government headed by Atal Bihari Vajpayee had just assumed office when India conducted the tests. ये सब अच्छा, एसी के चेयरमैन ये भी रह चुके थे, डॉक्टर होमी सेठना भी रह चुके थे 1974 में। और कलाम ने क्या कहा था, जो रिपोर्ट की थी डिजायर यील्ड, यही उन्होंने टर्म कोट किया था कि जो हमें परिणाम की आशा थी वो परिणाम हमें पोखरण द्वितीय के परीक्षण से प्राप्त हुआ। लेकिन सेठना ने कहा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम वाज नॉट अ साइंटिस्ट एंड संथानम इज अ फिजिसिस्ट एंड ही न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग। ये बात कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कह रहा है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन कह रहा है। व्हाट डज कलाम अंडरस्टैंड अबाउट फिजिक्स, ही कैन से एनीथिंग एज ही वाज द प्रेसिडेंट एंड अ पॉलिटिशियन। एंड और आगे क्या जोड़ते हैं, उनके आप बयान को मैं कोट कर रहा हूँ, व्हाट संथानम सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट डिड ही, मतलब कलाम, नो अबाउट एक्सट्रैक्टिंग मेकिंग एक्सप्लोसिव ग्रेड, ही डिडंट नो अ थिंग बाय बीइंग अ प्रेसिडेंट, ही अपीयर्ड टू वेयर द स्टैचुअर, ही रिलायड ऑन एटॉमिक एनर्जी टू गेन एडिशनल स्टैचुअर। ये कहा उन्होंने कलाम के बारे में कि आपको परमाणु बमों के बारे में या उस एटॉमिक एनर्जी के बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंशियल हैसियत से या अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेज से आपने अपने आप को मिसाइल मैन कर दिया। और इस प्रकार से, चूंकि पॉलिटिशियंस से मैं इंटरफेयर करना नहीं चाहता इन विषयों में, नंबी नारायण का हाल सब देख ही चुके थे, इसीलिए उन्होंने आगे कोई रिमार्क्स नहीं किया। लेकिन इतना जरूर कहा कि ये जो अब्दुल कलाम का जो अत्यधिक महिमा मंडन है कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और इनसे बड़ा कोई हुआ ही नहीं, मान लो अन्यतम हुए मिसाइल क्षेत्र में, इसके विषय में उन्हीं के कलीग्स का जो बड़े बड़े पदों पर रह चुके थे उनका क्या दावा है, इसको भी आप एक बार समझ लें। क्यों इस हड़बड़ी में टेस्ट किया गया एनडीए के गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले कर लेता तो उस स्थिति में भारत का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता। व्हाट इफ पाकिस्तान फायर्ड एन एक्सप्लोशन बिफोर इंडिया, व्हाट अ कॉमन मैन इन इंडिया वुड हैव थॉट, ये पीके अयंगार का बयान है। इसीलिए उस समय खड़ा किया गया एक व्यक्ति को जिसका नाम था आर चिदम्बरम, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे भारत सरकार में। अब भारत सरकार के एडवाइजर भारत सरकार के खिलाफ जाकर थोड़े बयान देगा, तो उसने कहा कि ये लोग मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, ये सारे वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं, और आप जान लीजिए कि बड़ी संख्या में भारत के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या होती रही, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को किसी ने, होमी भाभा तक को मरवाया गया। होमी भाभा से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक लगभग घोषित और अघोषित रूप से 200 से अधिक वैज्ञानिकों को गुप्त रूप से मारा गया, लेकिन अब्दुल कलाम पर कोई आंच कभी नहीं आई। इतना ही नहीं, अब आगे के विषयों पर देखते हैं। जब आप कोंडनकुलम में, तमिलनाडु में के कोंडनकुलम में जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा था, पूरे लोकल लोग उसके विरोध में थे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा नहीं, ये बनेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार जो अभी नदियों को जोड़ने की बात कर रही है बारंबार कि हम नदियों की धारा को आपस में एक दूसरे से जोड़ देंगे, ये प्रस्ताव किसका था? ये प्रस्ताव 2002 में सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑफिशियली घोषित किया था कि ऐसा करना होगा, ऐसा करने से अच्छा होगा। जबकि ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम के साथ बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। नदियों की धारा जोड़ने से सभी नदियाँ एक दूसरे से विकृत हो जाएंगी और प्राकृतिक विप्लव जो होगा उसका जिम्मेदार यही कथित नीति निर्धारक ऐसे लोग बनेंगे। तो जो चटर्जी वाला मुद्दा था, धनंजय चटर्जी का जो केस था, जो हेतल पारेख का रेप और मर्डर नहीं हुआ था 1990 वाला केस, उसके विषय में तो मृत्युदंड देने के लिए तैयार हो गए तुरंत। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, उसकी दया याचिका खारिज करने के लिए। लेकिन अफजल गुरु वाले मामले में कहे कि यह मृत्युदंड देने का अधिकार किसी को नहीं है, हम तो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त, अल्लाह प्रदत्त या जो भी गॉड प्रदत्त जो है जीवन लेने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। वाह, कितनी अद्भुत विचारधारा, कितनी अद्भुत मानवता की बात थी। तो जो ज़कात फाउंडेशन के निर्माता रहे वो मुसलमान ही थे। ज़कात फाउंडेशन खुलेआम ISIS में युवाओं को भर्ती करवा रही है, एक बहुत बड़े एजेंडे पर चल रही है कि भारत में कैसे सिविल सर्विसेज में, प्रशासन में, न्यायपालिका में, पॉलिटिक्स में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या को घुसाया जा सके, और जब सिस्टम में हम अच्छी संख्या में आ जाएँ तो उनको नष्ट किया जा सके, सिस्टम को अपने पक्ष में लेकर हिंदुओं को समाप्त किया जा सके। इसमें जो संस्थाएं लगी हुई हैं, वो आप चाहे अब्दुल कलाम की बात करें, चाहे आज के समय में हामिद अंसारी की बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के रक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग, गृह विभाग से जुड़े लोग, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग। अब्दुल कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री रहा, क्या उसने अपने क्षेत्र में हिंदुओं के विरोध कार्य नहीं किया?
अबुल कलाम आज़ाद को ले लीजिए, सर सैयद अहमद खान को ले लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना को ले लीजिए, अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, हामिद अंसारी को ले लीजिए, और अभी ये लोग अभी एक नया गॉडफादर लेकर आए सोफिया कुरैशी, जो कि बहुत बड़ी देशभक्त है। भैया इसके विषय में क्या कहें, आप आगे समझदार हैं कि अगर वो नहीं होती तो आज भारत तो बिल्कुल पाकिस्तान के कब्जे में हो चुका होता, हिंदुओं का कोई तारणहार नहीं होता। तो ये कैसे हिंदुओं के जातीय गौरव को नष्ट करके, धार्मिक कर्तव्यों को नष्ट करके, उनके नायकों को खा खा कर ऐसे लोगों को प्रमोट किया गया है, इसके विषय में हमने आपको एक झलक इस श्रृंखला